चार देवरानी के आते ही नर्क ससुराल बना स्वर्ग। एक बड़ी शादी की पार्टी चल रही थी। प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ शादी में आए हुए थे और रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। अरे शर्मा जी, आजकल के लोग तो अपने घर की औरतों को जेल में कैद करके रखते हैं, लेकिन हमारे घर का रूल एकदम अलग है। हम तो अपनी औरतों को फुल आजादी देते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारी बड़ी बहू पल्लवी को ही देख लो, घर में एकदम महारानी की तरह रहती है। प्रताप की बड़ी बहू पल्लवी और बेटी प्रिया कोने में खड़ी थी, तभी उनके पास दो औरतें आती हैं। अरे पल्लवी बहू, क्या बात है? आज इतनी बड़ी पार्टी में भी तुमने कोई ज़ेवर नहीं पहना? अरे छोड़ना बहन, ये दोनों तो एकदम गूंगी है, इन्हें तो किसी से ढंग से बात करना ही नहीं आता। दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। पूरी फैमिली पार्टी से लौट आई थी। पल्लवी रूम में थी, तभी उसका हस्बैंड अमित वहां आता है। हे पल्लवी, खड़ी क्या है यहाँ? आकर मेरे शूज उतार जल्दी से। जी उतार रही हूँ। और अलमारी से मेरे रात के कपड़े भी निकाल कर ला। पल्लवी अलमारी से कपड़े निकाल कर अमित को देती है। अरे अंधी है क्या? ये वाले नहीं है, वो दूसरे कपड़े ला। पल्लवी दूसरे कपड़े निकाल कर लाती है। ये लीजिए। पार्टी में हुई बातें सच मत समझ लेना, समझी? अपनी औकात मत भूलना। प्लीज अमित जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हम निकल यहाँ से। पल्लवी कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। रात के 3 बजे यामिनी जी पल्लवी के कमरे में आती हैं। कलमोही, चल उठ जा, 3 बज गए हैं। माँ जी, बस अभी तो सोई थी मैं। जबान लड़ाती है, चल जल्दी उठकर काम करना शुरू कर। प्रिया और पल्लवी 3 बजे से ही काम कर रही थी। सुबह हो जाती है, नाश्ते के लिए सभी बैठे हैं। तभी पल्लवी को नींद का झोंका आता है और उसके हाथ से प्लेट्स गिरकर टूट जाती है, जिस पर अमित भड़क कर कहता है, प्लेट तोड़ी है तूने? तो अब ये जो कांच के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं ना, इसे तू झाड़ू से नहीं अपने हाथों से साफ करेगी। चल उठा इन्हें। अमित जी प्लीज, ये मेरे हाथों में चुभ जाएगा, मैं झाड़ू से कर देती हूँ ना। मैंने कहा ना, हाथों से उठा। पल्लवी रोते हुए कांच के टुकड़े उठाने लगती है। एक बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में चुभ जाता है। आह माँ, खून निकल रहा है। अब ये पूरा फर्श दोबारा साफ कर अच्छे से। हाँ, कर रही हूँ साफ। दोपहर का समय हो जाता है। पल्लवी और प्रिया काम करते करते बहुत थक गई थी। अब दोनों खाना खाने के लिए किचन में आती हैं। खबरदार, जो इस ताजे खाने को हाथ भी लगाया, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो जो कल रात का जो खाना थोड़ा सा बच गया था ना, उसे खा लो। यामिनी ये बोलकर वहां से चली जाती है। भाभी, पता नहीं ये कैसा नर्क जैसा घर है। यहाँ हमारे साथ दिन रात कितने अत्याचार हो रहे हैं। ये लोग इंसान नहीं है भाभी, जानवर है ये सब, जानवर। प्रिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये सब झेलना ही पड़ेगा। शाम का समय हो जाता है। पल्लवी अपने रूम में थी। वो एक पुरानी साड़ी से काटकर बनाई हुई एक डिजाइनर ड्रेस को देख रही थी। तभी अमित कमरे में आता है। अच्छा, तो अब तुम इस घर में ये कटी फटी मॉडर्न ड्रेस पहनोगी? नहीं अमित, वो तो मेरी पुरानी साड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने बस ऐसे ही घर में पहनने के लिए सिल ली थी। अमित पल्लवी से वो ड्रेस लेकर उसमें आग लगा देता है और फिर बाहर से कुछ साड़ियां लेकर आता है। इस घर में औरतें सिर्फ ये सिंपल साड़ियां पहनती हैं और तू भी यही पहनेगी। अमित ये बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय हो जाता है। पल्लवी अपने कमरे में थी और एक कोने में बैठकर रो रही थी। तभी अमित शराब पीकर वहां आता है। पल्लवी, मेरे लिए जल्दी से खाना ला। पल्लवी जल्दी से खाना लाती है। अमित थोड़ा सा खाना खाता है और फिर खाने की थाली को फेंक देता है। ये क्या कचरा बनाया है तूने? न नमक है न मिर्च। तू मुझे मारना चाहती है क्या? तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? सुबह से रात तक बैल की तरह काम करती रहती हूँ, फिर भी चैन नहीं है। अगर तुम लोगों ने मुझे और टॉर्चर किया ना, तो मैं कल ही पुलिस के पास चली जाऊंगी। अच्छा, पुलिस के पास जाएगी तू? तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर आगे से तूने मुझसे जुबान लड़ाई या पुलिस का नाम भी लिया ना, तो मैं कैरोसिन डालकर तुझे जला दूंगा और पुलिस को बोल दूंगा कि डिप्रेशन में आकर मेरी बीवी ने सुसाइड कर ली। नहीं अमित, प्लीज ऐसा मत करना। तो आइंदा से ध्यान रखना, अगर तुझे इस घर में जिंदा रहना है तो जो हम कह रहे हैं वो चुपचाप मान। अब जा दूसरा फ्रेश खाना बना कर ला। अगले दिन हॉल में प्रताप सिंह और यामिनी बैठकर चाय पी रहे थे। पल्लवी और प्रिया किचन में काम कर रही थी। तभी एक पड़ोसी रमेश वहां आता है। अरे भाई पल्लवी बहू, ओ बहू, वो घर में अचानक मेहमान आ गए हैं। चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी क्या? जी रमेश अंकल, आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। पल्लवी जैसे किचन से चीनी लेकर आती है, प्रताप सिंह गुस्से में पल्लवी के हाथ से चीनी नीचे फेंक देते हैं। बेकारी रोज रोज मुंह उठाकर यहाँ क्यों आ जाता है? मेरे घर में पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है जो पूरे मोहल्ले को राशन बांटता फिरूं। बाबूजी, वो बस थोड़ी सी चीनी ही तो मांग रहे हैं। तो अपनी जुबान बंद रख। इन मोहल्ले वालों की मदद करने की सोचना भी मत। अरे प्रताप जी, आप लोग तो सच में राक्षस हो, राक्षस।
अपनी घर की औरतों के साथ ऐसा जानवरों वाला व्यवहार कौन करता है? रमेश ये बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। प्रिया कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांक रही थी, तभी निखिल वहां आ जाता है। अच्छा, तू यहाँ खिड़की पर खड़ी होकर बाहर से अपने आशिक को ताड़ रही है ना? क्या? नहीं भैया, मैं तो बस ये मौसम देख रही थी, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। मुझे मत सिखा, ताड़ ले, अब देख तेरे साथ क्या होता है। भैया प्लीज ऐसी गंदी बातें मत बोलिए। चुप कर झूठी मक्कार, अगर आज के बाद मुझे तो इस खिड़की के पास दिखी ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। प्रिया रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। विकास हॉल में सोफे पर बैठा था और अपने फोन पर किसी से जुए की बात कर रहा था। पल्लवी पास ही टेबल साफ कर रही थी। देवर जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये जुआ वगैरह मत खेलिए, ये बहुत बेकार चीज होती है, अच्छे भले घर को बर्बाद कर देती है। हे, तू मुझे ज्ञान बांटेगी अब? तेरी औकात क्या है? इस घर में नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। पल्लवी चुपचाप वहां से चली जाती है। रात का समय था। राघव हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। पास ही टेबल पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक खाली गिलास रखा था। पल्लवी किचन में खाना बना रही थी। भाभी, ओ पल्लवी भाभी। पल्लवी हॉल में आती है। बोलिए देवर जी, क्या हुआ? ऐसा करो, ये जो टेबल पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है ना, इसे इस गिलास में डालकर मुझे दे दो। देवर जी, ये बोतल तो आपके बिल्कुल हाथ के पास ही रखी है, ये तो आप खुद भी कर सकते थे ना, आप तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करते। तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं? मेरा काम है ऑर्डर देना और तेरा काम है गुलामी करना। अब चुपचाप कर जो बोला है वो। पल्लवी चुपचाप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से कोल्ड ड्रिंक गिलास में करती है और वहां से चली जाती है। प्रिया अपने कमरे में कीपैड फोन से अपनी सहेली से बात कर रही थी, तभी वहां अभिषेक आ जाता है। अच्छा, तो अब तो छुप छुप कर फोन पर बात करेगी? भैया वो मेरी सहेली का फोन था। मुझे पागल समझती है कलमुई? तू इस घर को बर्बाद करने का प्लान बना रही थी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आज के बाद अगर तू किसी फोन के पास आसपास भी दिखी ना तो तेरा भी यही हाल करूंगा। अभिषेक वहां से चला जाता है। रात के 2 बज रहे थे। घर में सब लोग सो चुके थे। प्रताप सिंह अपने कमरे में अकेले थे। वो अपनी अलमारी में से एक आधी जली हुई पुरानी तस्वीर निकालते हैं। तुमने मेरे साथ किया है जो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। प्रताप सिंह उस तस्वीर को वापस अलमारी में रख देते हैं। दोपहर का समय हो जाता है। हॉल में प्रताप सिंह और यामिनी आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। सुनिए जी, अमित की शादी तो हो गई, पर अब इन बाकी चारों नवाबों का क्या? विकास, निखिल, राघव और अभिषेक, इन चारों की शादी कब करेंगे? शादी तो करनी है यामिनी, लेकिन लड़कियां ऐसी होनी चाहिए कि उनके बाप के पास अंधा पैसा हो, मोटा दहेज आना चाहिए घर में। अरे तो मैं फिर अपने उस बिचौलिए रामलाल को फोन लगाती हूँ ना, वो पूरे शहर के अमीर घरों के रिश्ते करवाता है। आज रात को ही बुलाती हूँ उसे। रात का समय हो जाता है। बिचौलिया रामलाल घर आता है। अरे प्रताप जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपके चारों लड़के एकदम हीरे हैं। मैं ऐसा घर ढूंढ कर लाऊंगा कि दहेज गिनते गिनते आपके हाथ थक जाएंगे। अरे यही तो उम्मीद थी तुमसे रामलाल। बस अब जाओ, काम पर लग जाओ। शहर के एक बहुत बड़े होटल में एक बढ़िया पार्टी चल रही थी। आरोही, निधि, अवनी और रोशनी मॉडर्न ड्रेसेस पहने अपनी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। चीयर्स गर्ल्स। यार अपनी लाइफ ना एकदम बिंदास है, कोई रोक टोक नहीं, जो मन में आए वो करो। सच में यार, लेकिन मुझे ना कभी कभी टेंशन होती है कि शादी के बाद क्या होगा। आजकल के ये जो आदमी होते हैं ना, जो सोचते हैं कि औरतों को दबाकर रखना चाहिए। अरे भाड़ में गया से आदमी। सुन, हम चारों बहनें ना किसी के आगे झुकने वाली नहीं हैं। अगर किसी ने हमें दबाने की कोशिश की ना तो ऐसा करारा जवाब देंगे कि उनकी पुश्ते याद रखेंगी। एग्जैक्टली, हम तो बस यही चाहते हैं कि जिस भी घर में हमारी शादी हो वो फैमिली हमारी तरह ही एकदम चिल और बिंदास हो। अगले दिन सुबह प्रताप सिंह के घर बिचौलिया रामलाल आता है। अरे प्रताप जी, एक बहुत बड़ी और अमीर पार्टी मिल गई है। उनकी 4 बेटियां हैं और वो अपनी चारों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहते हैं। अरे वाह, चारों बहनें एक ही घर में? अरे बाप रे, तो दहेज भी 4 गुना मिलेगा। अरे लड़कियां बहुत अमीर और मॉडर्न है, बाप के पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। दहेज भी मिलेगा और शादी के बाद इन अमीरजादियों की सारी प्रॉपर्टी भी मैं अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है रामलाल, हम कल ही उनसे मिलने जाते हैं और रिश्ता पक्का करते हैं। रामलाल वहां से चला जाता है। रात को पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। कल हम सब लड़की वालों के घर जा रहे हैं और सुनो, वहां पर हम सबको एकदम अच्छा बनने का नाटक करना है, जैसा हम हमेशा दुनिया के सामने करते हैं। हाँ, तुम चारों भी वहाँ एकदम शरीफ बनकर बैठना। और तुम दोनों कल मुही हो, कल वहां पर तुम दोनों अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगी। अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से इस घर की सच्चाई निकली तो कल का दिन तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। अगले दिन प्रताप सिंह की पूरी फैमिली आरोही, निधि, अवनी और रोशनी के घर जाती है। बेटा पल्लवी, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, सच सच बताना तुम्हारे ससुर जी और बाकी सब लोग कैसे हैं?
जी अंकल जी बहुत अच्छे हैं सब। अरे भाई साहब, मेरा घर तो ना एकदम स्वर्ग है, स्वर्ग। हम लोग उन बिछड़ी सोच वालों में से नहीं है जो औरतों को दबा कर रखते हैं। यार आंटी जी तो कितनी स्वीट और मॉडर्न है, और ये चारों लड़के भी कितने डिसेंट लग रहे हैं। बस प्रताप जी, आपके लोगों से ये बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मुझे मेरी चारों बेटियों के लिए इससे अच्छी फैमिली नहीं मिल सकती। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। और कुछ ही दिनों बाद आरोही, निधि, अवनी और रोशनी की शादी हो जाती है। चारों का गृह प्रवेश हो गया था। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। हाँ बेटा, तुम लोग जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, जो मर्जी हो वो कपड़े पहन सकती हो। अगर कोई भी परेशानी हो ना तो सीधा अपनी इस माँ को बताना। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। वहीं दूर खड़े होकर पल्लवी और प्रिया ये सब देख रही थी। देख रही है प्रिया, कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, बेचारी लड़कियां। मुझे इन चारों पर तरस आ रहा है। पता नहीं ये राक्षस अब इन चारों के साथ क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी। अगली सुबह चारों सुबह जल्दी उठ जाती हैं। वो नहा धोकर घर में मंदिर ढूंढ रही थी, लेकिन पूरे घर में कहीं कोई मंदिर नहीं था। यार ये कैसा घर है, इतना बड़ा घर है लेकिन भगवान का एक छोटा सा मंदिर भी नहीं है। अरे छोड़ना, मुझे पल्लवी भाभी के रूम से ये भगवान जी की तस्वीर मिल गई है। अपन ये एक टेबल पर रखकर पूजा कर लेते हैं। चारों भगवान की तस्वीर को एक टेबल पर रखकर पूजा करने लगती हैं। तभी वहां प्रताप सिंह और चारों लड़कियों के हस्बैंड आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है मेरे घर में? किसने कहा तुम लोगों को यहाँ ही अगरबत्ती जलाने के लिए? पापा जी, हम तो बस पूजा कर रहे थे। आपने ही तो कहा था कि घर को स्वर्ग बनाना है, और स्वर्ग में पूजा पाठ तो होती ही है ना। स्वर्ग? अरे ओ अमीरजादियों, ये घर स्वर्ग नहीं, ये मेरा नर्क है। और यहाँ औरतों के साथ वो होता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? विकास वहां से भगवान की तस्वीर को हटा देता है। यार ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। जब ये लोग हमें देखने आए थे तब तो इतने स्वीट और मॉडर्न थे, अब इन सबको क्या हो गया? अगले दिन आरोही, निधि, अवनी और रोशनी अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर जा रही थी। उनके चारों पति विकास, निखिल, राघव और अभिषेक आकर उन्हें रोक देते हैं। एक्सक्यूज मी विकास, थोड़ा साइड हो ना, हम लोग पास वाले मॉल तक जा रहे हैं। ये सब तुम्हारे बाप के घर में चलता होगा। यहाँ इस घर की औरतें घर की दहलीज पार नहीं करती। आप लोग हमें रोक नहीं सकते, हम तो जाएंगे। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत कर। बाहर कदम रखने की सोचना भी मत, वरना तुम चारों की टांगे तोड़ दी जाएंगी। चारों डर जाती हैं और घबराती हुए वापस अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद चारों एक साथ इकट्ठा होती हैं। यार मुझे यहाँ बहुत गड़बड़ लग रही है। ये लोग तो एकदम बेकार है। मैं डैड को फोन कर रही हूँ। हाँ, मैं भी मॉम को लगा रही हूँ। तभी विकास, निखिल, राघव और अभिषेक वहां आते हैं और चारों लड़कियों के फोन छीन लेते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। इस घर की औरतें फोन का इस्तेमाल नहीं करती और ना ही कभी कोई करेंगी। आइंदा से इस घर में किसी ने फोन को हाथ भी लगाया ना, हाथ काट दूंगा। और ये तुम अमीरजादियों वाले उल्टे सीधे और स्टाइलिश कपड़े पहनकर घूम रही हो ना, ये यहाँ नहीं चलेंगे। वो जो साड़ियाँ अलमारी में रखी हैं एकदम सिंपल वाली, वो पहन कर रहो इस घर में। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, हम पुलिस को बुला लेंगे। अगर तुम में से किसी ने भी ज्यादा मुंह खोला ना तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, और दुनिया वालों को हम कह देंगे कि तुम चारों किसी आशिक के साथ भाग गई या तुमने सुसाइड कर ली। तुम्हारे मॉम डैड जिंदगी भर रोते रहेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कुछ समय बीत जाता है। रात यामिनी गर्म पानी बहुओं पर डाल देती है। क्या हुआ माँ जी? जल गई महारानिया? अरे 2:30 बज गए हैं, उठो और जाकर पूरे घर की साफ सफाई करो। उठो। सासू माँ, अभी रात के सिर्फ 2:30 बजे हैं। घर इतना बड़ा भी नहीं है कि इसे साफ करने में सुबह हो जाए। जबान लड़ाती है मेरे सामने। तुम लोग यहाँ ऐश करने नहीं आई हो, नौकरानियाँ हो इस घर की। चुपचाप जाकर काम करो। चारों किचन में आती हैं तो देखती हैं कि पल्लवी और प्रिया पहले से ही काम कर रही थी। यार आरोही, पल्लवी भाभी और प्रिया को देख, लगता है इनके साथ ये सब कुछ बहुत पहले से हो रहा है। आरोही, निधि, अवनी और रोशनी घर की साफ सफाई करने में लग जाती हैं। गाइस ये लोग बहुत बेकार है। दिखने में कितने अच्छे और शरीफ बनते हैं, लेकिन असल में ये लोग इतने अच्छे हैं नहीं। पर हम रोने धोने वाली बेचारी अबला नारी नहीं है। अब हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। आरोही और निधि पल्लवी और प्रिया के पास जाती हैं। भाभी, एक बात पूछूं? ये सब जो हमारे साथ आज हो रहा है, ये आपके साथ कब से हो रहा है? कई सालों से निधि। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मुझ पर और प्रिया पर यही अत्याचार हो रहा है। भाभी आप टेंशन मत लो, अब हम 4 बहनें आ गई है ना, अब इस घर का पूरा सिस्टम हम बदलेंगे। सुनो मेरी बात, हम रोकर या लड़कर कुछ नहीं कर सकते। हमें दिमाग से काम लेना होगा। सबसे पहले हमें अपने अपने हस्बैंड्स को ठीक करना होगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत बुराइयां हैं। एक बार वो हमारे कंट्रोल में आ गए, फिर हम सासू माँ को ठीक करेंगे और सबसे एंड में उस ससुर जी को। डन। आज से हम सब कुछ ठीक करना शुरू करते हैं। इस नर्क जैसे घर को हम स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे। अगले दिन सुबह निधि छत पर खड़ी होकर कपड़े सुखा रही थी। तभी उसका पति निखिल वहां आ जाता है।
यहाँ छत पर क्या कर रही हो? और ये दूसरों के घरों में क्या ताक झांक चल रही है तेरी? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि मैं दूसरों के घरों में ताक झांक कर रही हूँ? ठीक है, मान लिया कि मैं ताक झांक कर रही थी क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है। क्या कह रही है तू? सच ये है कि मैं यहाँ सिर्फ कपड़े सुखाने आई थी। आप खुद देखिए, बाल्टी में गीले कपड़े रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है निखिल जी कि आपको दूसरों पर शक करने की बीमारी है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई बीमार नहीं हूँ। ऐसे तो मैं भी आप पर शक कर सकती हूँ ना। जब आप बाहर जाते हैं तो मैं भी सोच सकती हूँ कि आपका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। आप फोन पर दिन भर लगे रहते हैं। मैं भी सोच सकती हूँ कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है आप जैसे भी हैं, लेकिन है तो मेरे हस्बैंड ही ना। और मुझे आप पर इतना तो भरोसा है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। ये बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। निखिल अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अच्छा, अब मुझे भी आप पर पूरा शक हो रहा है। रात के 11 बज रहे हैं। पक्का आप ऑनलाइन किसी लड़की से बात कर रहे हो ना? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं कोई चैट नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस का एक जरूरी काम कर रहा था। तुम मुझे ऐसे फालतू में परेशान मत करो। अच्छा, सिर्फ एक बार मैंने आप पर शक किया तो आप इतने इरिटेट हो गए? आपको इतना बुरा लग गया? निखिल जी सोचो, जब आप 24 घंटे हर बात पर मुझ पर शक करते हो तो मुझे कैसा फील होता होगा? निखिल ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। तुम सही कह रही हो निधि। मुझे बुरा लगा तुम्हारी बात का। मैं सच में बहुत ज्यादा शक करता हूँ। पर आप ऐसे क्यों हो? क्योंकि मुझे ये तो पता है कि आप बुरे नहीं हो। क्या करूँ निधि, पापा ने बचपन से यही सिखाया है कि औरतों पर कभी भरोसा मत करना, उन पर शक करना। वो बेकार और धोखेबाज होती है। मैंने यही सब सीखा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत था। आई एम सॉरी निधि। यह सुनकर निधि खुश हो जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। राघव अपने कमरे में बहुत ही बुरी हालत में लेटा हुआ था। उफ अवनी, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है यार। मुझसे तो अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। जरा आकर मेरे पैर दबा दो। पैर दबा दूं? क्यों राघव जी, आप तो दिन भर सोफे पर राजाओं की तरह लेटे रहते हैं। फिर ये कमजोरी और दर्द कहाँ से आ गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मैं तो कुछ काम भी नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? यही तो प्रॉब्लम है राघव। आप कोई काम नहीं करते। आप सारा काम दूसरों पर ऑर्डर देकर करवाते हैं। इससे बॉडी वीक हो जाती है। क्या सच में? लेकिन पापा ने तो हमेशा यही सिखाया कि औरतें काम करती हैं। काम तो कोई भी कर सकता है ना राघव। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अवनी। पापा की बातों में आकर मैंने अपनी ही हेल्थ खराब कर ली। लेकिन अब से मैं अपने सारे काम खुद करूंगा, बल्कि घर के कामों में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। अवनी ये सुनकर खुश हो जाती है। रात का समय था। अमित आज बिना शराब पिए घर जल्दी आ गया था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी पल्लवी लड़खड़ाते हुए वहां आती है। ए अमित, कहाँ है तू? चल उठकर मेरे लिए गर्म खाना ला। ये क्या बदतमीजी है पल्लवी? तूने शराब पी है? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? चुप कर। मैं इस घर की मर्द हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस हालत में मेरे सामने आने की? अमित, बुरा लगा ना? घिन आ रही है ना मुझे इस हालत में देखकर? तूने पी नहीं है? ये सब क्या था? ये एक्टिंग भी अमित तुम्हें ये दिखाने के लिए किया कि जब तुम नशे में धुत होकर घर आते हो तो तुम कैसे लगते हो। पल्लवी फोन में अमित को उसकी वीडियो दिखाती है कि वो शराब पीने के बाद कैसा हो जाता है। बंद कर दो पल्लवी, इसे प्लीज बंद कर दो। मैं इतना भयानक और घटिया दिखता हूँ? मुझे खुद से घिन आ रही है, खुद से घिन आ रही है। मुझे पता है आप इतने बुरे नहीं हो, लेकिन ये शराब आपको राक्षस बना देती है। सोचो मैं रोज इस राक्षस को कैसे बर्दाश्त करती हूँ। आई एम सॉरी पल्लवी। मैंने अनजाने में इतना बड़ा अत्याचार किया। मेरी वजह से तुमने क्या क्या नहीं झेला। मैं कसम खाता हूँ पल्लवी कि मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे बस यही अमित वापस चाहिए था। अगले दिन विकास अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन पैसे में जुआ खेल रहा था। विकास, 1 मिनट अपना ये गेम बंद करोगे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे यार डिस्टर्ब मत करो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो विकास। तुम्हारे बाकी भाइयों को देखो, वो लोग बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं, जगह जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक तुम हो जो हवा में पैसे उड़ा रहे हो। तू मुझे ज्ञान मत दे। मैं एक ही बार जितना पैसा जीतूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। जुआ आज तक किसी का सगा नहीं हुआ है विकास। आगे अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि ये जुआ खेलते खेलते तुम एक दिन सड़कों पर आ जाओ और भीख मांगनी पड़े। तेरा लेक्चर खत्म हो गया तो अब जा यहाँ से। आरोही वहां से चली जाती है। यार आरोही सही तो बोल रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक क्या ही कमाया है। मेरे बाकी भाई कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और एक मैं हूँ जो फालतू में पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। आज फिर 50,000 रुपए हार गया। पर मैं क्या करूँ, मुझे इस चीज की गंदी लत लग गई है। विकास आरोही के पास आता है। आरोही, तुम जो मुझे समझाना चाह रही थी वो मुझे अब समझ आ गया है। तुम सही थी। तो फिर खेलते क्यों हो? मैं क्या करूँ, मुझे इसकी लत लग गई है। विकास एक काम करो, तुम्हारे पास तुम्हारे बैंक में पर्स में जितना भी पैसा है ना, तुम वो सारा पैसा या तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या फिर सासू माँ को दे दो। सारा पैसा? पर क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, जब तुम्हारी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो तुम जुआ कैसे खेलोगे?
ये आइडिया एकदम परफेक्ट है। आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। थैंक यू आरोही, मुझे इस बर्बादी से बचाने के लिए। अगले दिन अभिषेक रोशनी के साथ एक बैंक में काम से आया हुआ था। दोनों एक लंबी लाइन में खड़े थे। अभिषेक के सामने एक कपल खड़ा था। जॉन, तुम थक गई होगी ना लाइन में खड़े खड़े? लाओ ये बैग मुझे दे दो। थैंक यू बेबी, आप कितने स्वीट हो। अभिषेक उसको ध्यान से देख रहा था। अरे रोशनी डार्लिंग, तुम थक गई होगी ना खड़ी खड़ी, तुम बैठ जाओ जाकर, मैं लाइन में लगा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या डार्लिंग डार्लिंग लगा रखा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे धीमे बोल, सब देख रहे हैं। क्यों धीमे बोलूं? घर पर तो तुम 24 घंटे चिल्लाते रहते हो और यहाँ 4 लोगों के सामने जेंटलमैन बनने का ड्रामा कर रहे हो। बैंक में खड़े सारे लोग अभिषेक को देखने लगते हैं और कुछ लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद काम खत्म करके अभिषेक और रोशनी बैंक के बाहर आ जाते हैं। ये क्या तमाशा था रोशनी? तुमने मेरी यहाँ इतने सारे अनजान लोगों के सामने सरेआम बेइज्जती कर दी। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अच्छा, अब मैंने सिर्फ 2 कड़वी बातें पब्लिक में बोल दी तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और जो तुम मुझे 24 घंटे पूरे परिवार और कभी कभी मेहमानों के सामने गालियाँ देते हो, तब मेरा क्या तब मुझे बुरा नहीं लगता होगा? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम भी तो ये सोचो अभिषेक कि जब तुम किसी को गाली देते हो तो उसे कितना बेकार फील होता होगा। रोशनी, मुझे सच में आज तक ये फील नहीं हुआ था कि मेरे शब्दों से तुम्हें कितनी चोट पहुंचती है। मुझे लगता था कि मर्द गालियां दे सकते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन आज जब मुझे वो दर्द खुद महसूस हुआ तो समझ आया कि मैं कितना गलत था। मुझे माफ कर दो रोशनी, आज के बाद मेरे मुंह से तुम्हारे लिए किसी के लिए भी कोई गाली नहीं निकलेगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब घर चले जानो। दोनों हंसते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रात को आरोही, निधि, अवनी, रोशनी और पल्लवी एक साथ इकट्ठी होती हैं। गर्ल्स, मिशन सक्सेसफुल रहा। हम पांचों ने अपने अपने पतियों के दिमाग का कचरा साफ कर दिया है। सच में आरोही, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अमित ने शराब छोड़ दी है। पति तो सुधर गए, अब सासू माँ यानी यामिनी जी को सुधारना है। तभी प्रिया बड़बड़ाते हुए कमरे में आती है। भाभी, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है। लो, भगवान ने खुद हमें मौका दे दिया। सासू माँ बीमार है ना, तो अब हम सब एक बहुत बड़ा ड्रामा करेंगे। कैसा ड्रामा रोशनी? हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। अगर हम अभी उनकी मदद करेंगे तो वो हमें फिर से नौकरानी ही समझेंगी। हमें उन्हें उनकी असलियत दिखानी है। सब ध्यान से सुनो, अब हम पांचों सासू माँ की कोई केयर नहीं करेंगे। हम अपने अपने पतियों को भी बोल देंगे कि वो अपनी माँ की कोई बात न सुने और उन्हें इग्नोर करे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। यामिनी जी कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे अमित, विकास, अभिषेक, कोई है? जरा एक गिलास पानी तो दे दो। पांचों बेटे वहां आते हैं। क्या है मम्मी, दिन भर चिल्लाती रहती हो, हमें और भी काम है या नहीं? पांचों बेटे यामिनी को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। तभी प्रताप सिंह वहां आते हैं। अरे चल जल्दी से उठ और मेरे लिए एक बढ़िया सी स्पेशल चाय बना। मुझे बस तेरे हाथ की कड़क चाय पीनी है। जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। आज इन बेटों के लिए मैंने जिंदगी भर इतना कुछ किया, आज वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मैं बीमार हूँ तब भी आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। तो क्या मैं तेरे लिए चाय बनाऊं? प्रताप सिंह गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तभी पांचों बहुएं और प्रिया वहां आती हैं। रोइए मत माँ जी, हम हैं ना आपके पास। पांचों रात भर जागकर यामिनी जी की अच्छे से सेवा करती हैं। अगले दिन वो ठीक हो जाती है और बहुओं से बोलती हैं, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुमसे तुम्हारी आजादी छीनी, तुम पर अत्याचार किया। पर माँ जी, आपने ऐसा किया क्यों? असल में मैं तुम्हारे ससुर की दूसरी बीवी हूँ। मुझे उनसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। मुझे वो धमकाते थे कि अगर मैंने तुम लोगों को आजादी दी, तुम्हें कुछ बताया तो मुझे वो जान से मार देंगे। बस इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकती। कोई बात नहीं मम्मी जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब सासू माँ भी हमारी टीम में है। चलो अब ससुर जी को सुधारने का प्लान बनाते हैं। शाम का समय हो जाता है। प्रताप सिंह हॉल में बैठे हुए थे, तब भी 3-4 गुंडे वहां आते हैं। ए बड्डे, बहुत पैसा है ना तेरे पास, निकाल सारा पैसा और प्रॉपर्टी के कागज, वरना आज ही तेरी टिकट काट देंगे। अरे अमित, विकास, कहाँ हो तुम सब? देखो घर में गुंडे आ गए हैं, मारो इन्हें। पांचों बेटे किसी काम से बाहर गए थे। देख लिया बड्डे, तेरे बेटे किसी काम के नहीं है, कोई नहीं आने वाला। अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे मेरे बेटे भी नहीं है यहाँ पर। तभी वहां पांचों बहुएं और प्रिया आ जाती है और गुंडों पर एक एक करके बर्तन फेंकना शुरू कर देती हैं। गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर प्रताप सिंह इमोशनल और शॉक हो जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग मेरी मदद करोगे। मैंने तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, मुझे माफ कर दो बच्चों। पर बाबूजी क्यों? आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
मैं हमेशा से ऐसा राक्षस नहीं था बहू, और बहुत साल पहले अपनी एनिवर्सरी की पार्टी वाले दिन। सुनो, ये सारे गहने इस बैग में क्यों रख रही हो? पहनोगी ना शाम को आज? जी इसीलिए एक जगह रख रही हूँ सामान, ताकि शाम को ढूंढना ना पड़े। अच्छा ठीक है, मैं बाकी की तैयारी करके आता हूँ। हलवाई को देख लूँ जरा, तुम भी कर लो तैयारी। और हाँ, आई लव यू माई लव। जी आई लव यू टू। मम्मा मम्मा मम्मा, क्या हुआ बच्चों? मम्मी कहाँ है और सारा सामान? मम्मा एक अंकल के साथ चली गई, बैग लेके हमको नहीं लेके गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शिखा तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मैं बर्बाद हो गया। उस दिन मैं समझ गया कि औरतें धोखेबाज और बेकार होती हैं। उनको आजादी देना बेकार है। यही मैंने अपने बेटों को सिखाया। पापा जी, एक औरत ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दुनिया की हर औरत एक जैसी हो। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती पापा जी। बाबूजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आपके बेटे भी अपनी गलती समझ चुके हैं और सुधर गए हैं, और यामिनी माँ भी तो आपके साथ है। प्रताप को पछतावा होता है। सब कुछ ठीक हो जाता है और घर में एक मंदिर बनाया जाता है। लो बड़ी बहू, आज से इस घर की और इस मंदिर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी और इन चारों की है। बाबूजी, आज सच में लग रहा है कि हमारा घर स्वर्ग बन गया है। ऐसी शाम का वक्त है, संडे का दिन है। सभी बहुएं डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं और सबके पति उनको खाना परोस रहे हैं, और प्रताप जी भी अपने हाथों से यामिनी को खाना खिला रहे हैं। अरे आप भी ना बस कीजिए, बहू बेटों के सामने क्या कर रहे हैं? यह मेरा प्यारा स्वर्ग, जिसकी तुम सब औरतें देवी हो।